नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दुमका में प्रेमी ने की प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश, मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता का चल रहा इलाज, पीड़ित की तहरीर पर हुआ मामला दर्ज। कोविड-19 को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जयनगर प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को किया जागरूक। मैगरा थाना क्षेत्र में महादलित परिवार की महिलाओं के साथ भूमाफियाओं द्वारा की गई मारपीट, मुकदमा हुआ दर्ज। दहेज लोभियों ने संध्या को मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चले कि दान बहादुर सिंह की पुत्री संध्या सिंह की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ सुशील प्रताप सिंह, सूत सुखनंदन सिंह तथा लालगंज के अंतर्गत खेमसरी गांव में हुई थी। शादी दिनांक 19 मार्च 2018 को हुई थी। इसी के साथ ही संध्या की विदाई भी हो गई, जिससे संध्या अपने घर खेमसरी रहने लगी। कुछ दिन बाद संध्या के पति सुशील प्रताप सिंह, जेठ विजय प्रताप सिंह, जेठानी रेणु सिंह, सास अमरावती ने दहेज को लेकर के तरह तरह के उलाहने देने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, संध्या को 1-2 महीने बाद प्रतिदिन मारते पीटते थे। जब जब संध्या के पिताजी और माताजी फोन करते थे तो संध्या डर की वजह से अपने माता और पिता को परिवार की सत्यता नहीं बताती थी। यातनाएं तरह तरह की दी जाती थी। यातनाएं सहते सहते संध्या ने एक दिन अपने माता और पिता को फोन करके बताया। इसके बाद संध्या को खेमसरी से संध्या के माता पिता संध्या को प्रतापगढ़ दिला मऊ लाए। इसके बाद संध्या का पति सुशील प्रताप सिंह ने दहिला मऊ से दिल्ली लेकर गया और इसके बाद तीनों मिलकर के जेठ जेठानी सास पति सभी ने मिलकर के 18 दिसंबर 2019 को लड़की के दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी और उसके बाद दुपट्टे को ही फंदा लगाकर छत के पंखे पर लटका दिया। इसके बाद सूचना देकर के संध्या के मम्मी और पापा को दिल्ली बुला लिया गया, लेकिन वहां भी संध्या को न्याय नहीं मिला। तत्पश्चात संध्या के पिताजी ने माननीय न्यायालय से आदेश करवाकर नगर कोतवाली में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नामजद अभियुक्त पति सुशील प्रताप सिंह, जेठ विजय प्रताप सिंह, जेठानी रेणु सिंह, सास अमरावती पर मुकदमा पंजीकृत करवाया। इसके बावजूद भी प्रतापगढ़ की पुलिस कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। देखना अब ये होगा कि आखिर कब तक इन दहेज हत्यारों पर कार्रवाई होती है। आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम दान बहादुर सिंह, ये मेरी पत्नी मीना सिंह है जी। मैं शीतल कुटीर दहिला मऊ कोतवाली प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की संध्या जी 2019 में जी मैंने सुशील प्रताप सिंह के साथ किया था। कहाँ किस जगह शादी किए थे? लालगंज कोतवाली खेमसरी गांव है जी। उसके बाद में लड़की हमारी विदा होके गई जी अपने घर। जाने के बाद 1-2 महीने बाद उसको जो है दहेज को लेके जी ताड़ना शुरू कर दिए। जी बाद में हमको पता चला कुछ दिन बाद जी मेरी लड़की द्वारा जी कि हमारी लड़की को 50,000 रुपये नगद, जी एक मोटरसाइकिल अपाची के जी लिए दहेज के लिए जी उसको ताड़ना किया जा रहा है। कितने के लिए? एक मोटरसाइकिल अपाची जी 50,000 रुपये नगद जी के लिए। जी जिस समय किससे पता लगा आपको? मेरी लड़की खुद हमको, आपकी लड़की मतलब आपको सूचना दी? जी, जब मेरे घर पे आई तब बताई। जी। उसके बाद में मेरा दामाद आया, लड़की दामाद कौन? सुशील प्रताप सिंह जी लेके गया खेमसरी। जी वहाँ से वो दिल्ली चला गया। जी। कुछ दिन बाद हम लोग गए, लड़की को ले आए यहाँ प्रतापगढ़। कहाँ से लेकर के आए? खेमसरी से। जी उसके बाद में 1 महीना डेढ़ हमारी लड़की हमारे घर पे थी। जी सुशील प्रताप का फ़ोन आया जी 2019 15 तारीख को जी कि संध्या को दिल्ली भेज दीजिए। जी मैंने रिजर्वेशन करा के लड़की को भेज दिया। जी 16 को पहुंची कहाँ भेज दिए आप? दिल्ली। जी 16 को पहुंची, उसने जो है हम लोग से बात की, मम्मी पापा हम ठीक ठाक पहुँच गए। जी 17 को बात नहीं हुई। जी 18 को सुबह हमारे दामाद ने अपने मकान मालिक नंबर से फ़ोन करके जी बताते हैं कि संध्या आत्महत्या कर ली। जी आनंद फानंद में मैं यहाँ से दिल्ली भाग के गया। जी लड़की को डेड बॉडी हमको मिली अस्पताल में। जी मैंने वहाँ कई बार कार्रवाई करने की कोशिश की, जी लेकिन वो लोग इतने दबंग थे जी जो कि हमारा मुकदमा वहाँ नहीं लिखा गया। जी और मैंने यहाँ आके प्रतापगढ़ में
कई बार मैंने डीएम एसपी, ये देखिए सर मेरी लड़की की फोटो है, जी। ये देखिए कप्तान साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, और नज़दीक से दिखाइए। ये देखिए किसको दिए आप? कप्तान साहब को, जी पुलिस अधीक्षक महोदय। जी मैंने कई एप्लीकेशन मैंने दिया तरह तरह के, जी लेकिन हमको न्याय नहीं मिल पा रहा। जी। आज तक मैं दौड़ धूप रहा हूँ पुलिस के पास, हर एक जगह जाके मैं अपनी रिपोर्ट लगा रहा हूँ, सर हमको न्याय दिला दीजिए, जी लेकिन हमारी लड़की को न्याय अभी तक नहीं मिल पा रहा। जी खुलेआम जो है हत्यारे घूम रहे हैं जी। और हमको धमकी दिया जा रहा है। कौन धमकी देता है? ये इन्हीं के हमारे दामाद के रिश्तेदार लोग। कौन है? एक है यही होमगार्ड पुलिस में रहते हैं, जी। क्या नाम है उसका? राम सागर सिंह जी है, वो जेठानी के बाप लगते हैं। जी उन्होंने कहते हैं कि मुकदमा वापस कर लो, जी नहीं तो तुम्हारी लड़की को लाश तो मिल गई, जी। बाकी तुम लोग की लाश नहीं मिल पाए। कप्तान साहब के यहाँ आप जा करके कभी एप्लीकेशन लेकर के मिले? जी गए हैं कप्तान साहब के यहाँ? कप्तान साहब के यहाँ कप्तान साहब से मुलाकात हुई? गए। जी नहीं हुई, लेकिन वहाँ से जी। उन्होंने कागज पे लिख पढ़ के कप्तान साहब ने? जी जी लालगंज भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी माननीय ये सीओ सिटी साहब जो है जी। सूचना अधिकारी हैं, जी इन्होंने भी गोल मटोल टलका रहे हैं, कह रहे हैं होली पहले गिरफ्तारी हो जाएगी, होली बाद हो जाएगी, जी। फिर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा केस ट्रांसफर कर दिया लालगंज। तो घटना कहाँ की है? घटना दिल्ली की। दिल्ली की? जी। अच्छा। लेकिन जी हमको लिखित कोई आदेश नहीं दिया गया कि हमारा मुकदमा जो है लालगंज ट्रांसफर किया गया कि नहीं किया गया। जी हमको इसी तरीके से ठहरा रहे हैं। जी हम इसलिए आज आपके पास आए हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय दिला दीजिए, बस हमारी लड़की को न्याय दिला। दुमका जामा थाना क्षेत्र के माचाडीही गांव की 21 वर्षीय मनीषा हेम्ब्रम को गांव के ही उसके प्रेमी रोहित कुमार द्रवे द्वारा मंगलवार रात अपने घर में दरवाजा बंद कर जिंदा जलाने के मामले को लेकर जामा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को मुख्य आरोपी प्रेमी युवक 27 वर्षीय रोहित कुमार को जामा थाना क्षेत्र के ही कूड़ाडीही गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले को लेकर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रेमी द्वारा विवाहिता मनीषा प्रेमिका को बीते दिनों मंगलवार रात्रि में केरोसिन तेल डालकर आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किया। धनबाद स्थित SNMMCH में इलाजरत पीड़िता मनीषा के बयान पर जामा थाने में मामला दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में कई स्थानों पर छापेमारी की गई, परंतु आरोपी रोहित कुमार घटना के बाद से फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक दुमका के निर्देश अनुसार सघन छापेमारी के दौरान शुक्रवार को कांड का मुख्य आरोपी रोहित ध्रुवे को कूड़ाडीही गांव से गिरफ्तार कर लिया गया और अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पी न्यूज के लिए दुमका से नितेश कुमार मिर्धा की खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिले के पास समुचित व्यवस्थाओं की जानकारी उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में जिले में 367 एक्टिव केस हैं एवं 84% लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। अभी 20 मरीज कोरोना से गंभीर रूप से ग्रसित हैं, जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा गया है। कोविड हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिन्हें आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। बड़ी है। हम लोग का जैसा कल तक टोटल 367 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं और डिस्चार्ज जो है थोड़े रेट जो है 84% है, थोड़ी कम है। तो उस चीज़ को देखते हुए और कुछ पेशेंट्स जो हैं सीरियस हैं, अभी 20 पेशेंट्स को हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा हुआ है। इस सभी चीज़ों को देखते हुए जो हम लोग की व्यवस्थाएँ हैं वो मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग के पास टोटल 13 वेंटिलेटर है जो इंस्टॉल्ड है, 3 उसमें ट्रेंड आदमी हैं, 2 एनेस्थिस्ट हैं। सभी लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जब भी आवश्यकता होगी किसी आदमी के लिए वेंटिलेटर लगाने की, हम लोग रेडी स्टेट में हैं, हम वेंटिलेटर यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हम लोग के पास टोटल 33 कंसंट्रेटर्स हैं जो ऑक्सीजन कंसंट्रेट करके आदमी को सांस लेने में सहायता करता है। वो सभी भी इंस्टॉल्ड हैं, रेडी स्टेट में हैं। साथ ही साथ मेरे पास 95 जिला में 95 O2 सपोर्टेड बेड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए हैं। सिलेंडर्स 3 प्रकार के हैं। सी टाइप सिलेंडर जो सबसे छोटा है 2.5 लीटर से 3 लीटर तक का, वो 28 है। जो बड़ा है बी टाइप का 10 लीटर का, वो जिला में 122 है। वो जो डी टाइप जंबो सिलेंडर है वो 6 सिलेंडर है और वो 4 उसमें से वेंटिलेटर के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके हैं। उसी के साथ हम लोग का टोटल बेड कैपेसिटी लगभग 300 के आसपास है। हम लोग अगर आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी
तो जो रिमेनिंग बेड्स है लगभग 150 बेड्स है जो विदाउट O2 सपोर्टेड है, नॉर्मल बेड्स है, हम उनको भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में कन्वर्ट करेंगे। और जैसा जैसा दिन आगे चलते जा रहे हैं हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। पूरे जिले वासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोविड बिहेवियर जो कहा जा रहा है, जो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा बार बार आपको कहा जा रहा है, उसका पालन करें। प्रशासन के पास पूरी सुविधा है, आपको कुछ भी मतलब ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग का जो आर्टिफिशियल का लैब है मोस्ट प्रोबेबली वो मंगलवार से कार्यरत शुरू हो जाएगा। अभी अपनी जो उसकी लो कैपेसिटी उसके साथ चालू करेंगे हम लोग, और आने वाले वीक में उसका कैपेसिटी एनहेंस करके हम लोग लगभग 1400-1500 की कैपेसिटी पे चले जाएंगे। तो लार्ज स्केल पे हम लोग टेस्टिंग भी शुरू कर देंगे। और सभी से मेरा फिर से निवेदन रहेगा कि आप लोग जो कोविड बिहेवियर है उसका पालन करें। अभी हम लोग के पास जो खबर जयनगर से है। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ने लगा है। प्रदेश में गए मजदूर पुनः एक बार घर वापस लौटने लगे हैं, जिसके कारण एक बार फिर से गांव में भी कोरोना अपने पांव पसारने लगा है। कोरोना से ग्रसित लोगों की बात करें तो कोडरमा में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि अब तक 4 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके लोग इससे बचने के लिए अनभिज्ञ हैं। इस बाबत शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार, थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में जागरूकता फैलाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च जयनगर थाना से निकालकर यहां कोविड-19 होते हुए पेठिया बागी सहित कई गांव में चलाया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी ने सभी लोगों को मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए समय समय पर जो भी सरकार की गाइडलाइन आ रही है उसका पालन अवश्य करें। फ्लैग मार्च में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ जयनगर थाना से एसआई धन्यवेश्वर सिंह, एएसआई कृष्ण राम, लालेंद्र सिंह, लोकनाथ मेहता, शांति भूषण सिंह, मोहन पासवान के साथ कई पुलिसकर्मी एवं जवान मौजूद थे। पी न्यूज के लिए झारखंड के कोडरमा से राम कुमार की रिपोर्ट। तो जिस तरह से बीमारी जो है बढ़ती जा रही है उसको हम लोग लगातार जो है जागरूक कर रहे हैं, और अगर इतना प्रयास करने के बावजूद भी अगर माने उसको नहीं मानेंगे तो उन पर जो है ना कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जैसे 2 व्हीलर वालों को भी देखे आपने, 2 व्हीलर को भी जो है 2 व्हीलर को भी बार बार बोला जा रहा है वो हेलमेट भी लगाएगा, इसके बाद जो है मास्क भी लगाएगा। हैं 4 व्हीलर वालों को भी सर इसमें? जी 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 सभी के लिए लागू है। दुकानदारों के लिए भी लागू है। दुकानदार को भी जो है मास्क लगा के ही जो है माने दुकान पे बैठना है, और आने वाले जो है जो सामान खरीद रहे हैं उसको भी जो है माने मास्क लगा के जो है सामान खरीदना है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको जो है ना लागू किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग पिछले 8-10 दिन से देख रहे हैं कि कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है, और ये पाया गया है कि पिछले बार से ज़्यादा खतरनाक नेचर के रूप में आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोरोना के सारे गाइडलाइन जो सरकार समय समय पर जारी कर रही है उसका पालन किया जाए। तो उसी के तहत हम लोगों को जागरूक करने के लिए, और जहाँ जरूरत पड़ी है तो हमें सख्ती करके भी जागरूकता फैलाने का प्रयास करें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा, और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं बाकी की खबरों की ओर।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत महादेवगंज ठाकुरबाड़ी के पास शुक्रवार को सिकंदर यादव के घर में आग लग गई, जिससे हजारों का नुकसान हुआ। आग लगने से सिकंदर यादव की गाय एवं घर में रखे सामान जलकर खाक हो गया, जिसकी कीमत हजारों में बताई जा रही है। ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं रहा। वहीं अग्निशमन को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण नहीं पता चल सका। भाजपा नेता बजरंगी प्रसाद यादव ने आग लगी पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग जिला प्रशासन से की है। पी न्यूज के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। पैसा कौड़ी मई बस्ता गहूँ अनाज मई जर गई। गया जिले के डुमरिया प्रखंड के मेगरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत के ग्राम हरियोबारा के महादलित परिवार के मोहन भुइया, हेमंती देवी, कालोती देवी, मनोहर कुमारी, पूजा कुमारी, सरोज कुमारी आदि ने मारपीट और छेड़छाड़ का द्वारिका यादव समेत आधा दर्जन लोग पर आरोप लगाते हुए मेगरा थाना में आवेदन दिया है। इस संबंध में मेगरा थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार से पूछे जाने पर बताया कि महादलित परिवार के साथ मारपीट का मामला आया था, जिसकी इंजरी भी हुई, उसके आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। छानबीन जारी है। पीड़ित महादलित परिवार ने बताया कि मामला भूमाफियाओं द्वारा हम लोगों की भूमि को खरीदकर खाली करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर खाली करने को कहते हैं। हम लोग महादलित परिवार से आते हैं, हम लोगों के पास खाने का रुपया नहीं है, तो भूमाफिया को रुपया कहां से देंगे। घर खाली कराने के लिए हम लोगों की बेइज्जती की जाती है, खिलवाड़ किया जा रहा है। थाने पर गए थे, आवेदन लेकर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। हम लोग घुट-घुट कर जी रहे हैं, हम लोगों का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। वहीं पीड़ितों ने आलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पी न्यूज के लिए बिहार के गया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गंदा उन वाली जमीन हम लोग के घर बारी सब खरीद लिया, हम लोग के घर से भगाना चाहता है। बाल बच्चा जाता है, गोरू मवासी माल जाल उन लोग के मार पीट घर में ढुका के हाथ बाएं पकड़ना चाहता है। नहीं हम लोग करते हैं तो हम लोग बाले बच्चे के पकड़ी पकड़ पकड़ के मारा, डांटा से मारा, भाला गड़ासा लेके सब पूरा तरवाडी गांव के लोग सब के मार के हम लोग के घर में घुसा दिए। थाना गए, थाना नहीं सुना और धमकी देता है कि मथी जो भातार जुगन कौन तो के कोची कर लो कहाँ जाही। यादव, मुनौरिक यादव, चनारिक यादव, कमलेश यादव, राघुन यादव, लीलू यादव, अर्जुन यादव। कहाँ इन लोग का घर हुआ? ग्राम तरवाडी उन लोग के घर पड़ता है। हम लोग ग्राम हरियोवारा के हैं निवासी, नारायणपुर पंचायत थाना। उन लोग का कहना है कि मतलब तुम लोग घर से हट जाओ। इसलिए कि हम लोग के खेत बाड़ी छीन लिया, तब घर बच रहा है, तो इज्जत लूटने के उन लोग के पूरा मतलब अथी है। हाँ हम लोग उन लोग के सजा चाहते हैं, उन लोग के सजा दिया जाए। हम लोग के तो मतलब रगड़ के पड़ कर दे रहा है, मार पीट रहा, हम लोग के बस के बात है। सरकार द्वारा उन लोग के सजा दिया जाए कि हम लोग को मार पीट ज़्यादा लोग कर दिया है। यहाँ पखरा में चोट लगा है, फिर पखरा पर लगा है, पूरा बदन में लगा है। अब बोलता है कि पैना कर देंगे, तैसे कर देंगे, से बहुत तरह से बुरा गल गलोच किया है, जैसे तैसे इज्जत लूटने आया, छत उत सब कुछ पकड़ लिया। हम लोग के गलत व्यवहार पूरा उन लोग करना चाहता था, हम लोग नहीं करने चाहने दिए, मारपीट के हम लोग के घर में घुसा दिए। चनारी की ज़्यादा, दीवार की ज़्यादा, मुनार की ज़्यादा, कमलेश ज़्यादा,
अर्जुन यादव, राहुल यादव, लीला यादव। हाँ आए थे मैगरा थाना में। थाना वाला बोलता है कि कोची कितना कोरोना दहला ऐसा आया है। तो हम लोग बोले कि कोरोना नहीं, कोई मजबूरी से ना आपके पास आया है, ऐसे चलेगा है। हाँ थाने वाला थे हम लोग के थाना वाला नहीं सुन रहे हैं। कहता है उन लोग कि हमसे नहीं होगा, जहाँ जाना है तहाँ जाओ। थाना से सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? थाना के सामने हम लोग आग लगा के मर जाएंगे। खबर शमशाबाद जिला फर्रुखाबाद से है। ब्लॉक शमशाबाद ग्राम पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया की व्यवस्थाओं को देखते हुए एसडीएम नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोविड-19 के चलते कोरोना काल के चलते हुए लोगों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। वहीं पर सीओ राजवीर सिंह ने खंड विकास अधिकारी विजय कुमार के साथ नामांकन प्रक्रिया जहां पर रखी गई है वहां पर देखरेख की। कोविड-19 के नियमों का पालन करने का निर्देश भी दिया कि लोगों को मास्क लगाकर नामांकन करवाएं तथा ब्लॉक कार्यालय में बिना मास्क लगे हुए प्रवेश न दिया जाए। मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना वसूला जाए तथा अंदर प्रवेश जो भी लोग नामांकन करने आता है उसको पहले सैनिटाइज करवाएं, उसके बाद नामांकन करें। नामांकन करने वालों का एक ही लोग प्रवेश करेगा जो कि प्रत्याशी की किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकता है। नियमों को ना मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने बताया अगर कोई भी प्रत्याशी पोलिंग पर अपनी किसी भी प्रकार का कोई भी जुलूस या उद्यम करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पी न्यूज के लिए शमशाबाद से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। खबर बोकारो झारखंड से है। बोकारो में कोरोना कहर ऐसा बरपा है कि सभी प्रशासन तंत्र रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ बोकारो जिले से 3 दिनों में लगभग 500 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। दिनों दिन इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान लगा हुआ है तो लेकिन इससे सिर्फ राजस्व की वसूली होती है। कोरोना रुक नहीं पाता क्योंकि पूरे बोकारो शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है और ना ही लोग मास्क का प्रयोग कर पा रहे हैं। कोरोना के टेस्टिंग के लिए भी सदर अस्पताल में जो व्यवस्था बनाई गई, अत्यधिक भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सका और कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसलिए इस बार बोकारो के सिविल सर्जन महोदय ने कोरोना टेस्ट इनके लिए नेहरू युवा केंद्र के बगल में एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसी में कोरोना का टेस्ट प्रारंभ करवा दिया है ताकि वहां अत्यधिक भीड़ ना हो। सिर्फ टेस्टिंग वाले ही लोग वहां रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। वो वही होंगे, साथ ही रिपोर्ट भी उन लोगों को वही प्राप्त होगा। तो वो एक तरह से पूरा ही इंटीग्रेटेड सेंटर है जिसमें कि टेस्टिंग और रिपोर्ट दोनों की व्यवस्था की गई है। और थोड़ा हॉस्पिटल में जनरल मरीज जो आ रहे थे सदर में उनको दिखाने में दिक्कत होता था इस भीड़ के कारण और संक्रमण भी फैलने का डर था। तो इसीलिए उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है ताकि यहाँ जो जनरल पेशेंट आते हैं उनको कोई कठिनाई ना हो। और साथ ही ये भी व्यवस्था की गई है कि एक मेरा लैब यहाँ है चूँकि सदर अस्पताल में जो ट्रूनेट का टेस्ट करता है, तो गर्भवती महिलाओं को कोई कष्ट न हो इसलिए गर्भवती महिलाओं का सैंपल यही लिया जाएगा और यही टेस्ट किया जाएगा ताकि उन्हें दूर न जाना पड़े। एक चीज और पूछना चाहेंगे सर, एक दिन में कुल कितने टेस्ट यहाँ संभव हो सकते हैं? ये रैपिड एंटीजन में तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी लोग आएंगे उनका टेस्ट होगा। RT-PCR में थोड़ा टाइम लग रहा था, विलम्ब हो रहा था क्योंकि वो लैब कम है और उनका कैपेसिटी भी कम है, तो इसीलिए वहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा था। उसको देखते हुए रैपिड एंटीजन से तुरंत टेस्ट करके रिपोर्ट बता दिया जा रहा है। और ट्रूनेट का जहाँ तक संभव है तो वो ट्रूनेट में ये है कि ट्रूनेट मशीन में एक समय में मैक्सिमम 40-50 एक स्लॉट में ही किया जा सकता है जांच, तो उसकी लिमिटेड है और इसीलिए उसको इमरजेंसी के हिसाब से किया जाता है। फिर भी 24 घंटे में कितने पेशेंट को रिपोर्ट मिल पाएंगे? हम लोग सदर हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था रखे हैं कि 120 पेशेंट का डेली रिपोर्ट हो जाए यहाँ से। जी, और एक चीज और, मैंने वहाँ से वीडियोग्राफी की है, वहाँ पर बाहर में लाइन लगाया जा रहा है, तो चूंकि कोई वहाँ पर पहरेदार नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाला, और कहीं शेड वगैरह भी नहीं है और ये अभी कोरोना काल लंबा चलेगा, तो उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई गार्ड का बहाली या कुछ
नहीं, गार्ड तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होता है। तो आज भी जब ये इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग एसपी साहब से संपर्क किए और वहाँ से फिर गार्ड आ गया है। तो ये गार्ड जो है इसी तरह अभी जिला प्रशासन से ही लिया जा रहा है और जहाँ तक शेड की व्यवस्था है तो वो भी किया जाएगा। अभी वो मेरे एजेंडा में है, चूँकि आज शुरू करना था इसीलिए वहाँ पर अभी शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही है, थोड़ा सा अगर टेंट लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र बोकारो के पास खड़ा हूँ। आज ही से यहाँ प्रारंभ हुआ है कोविड-19 का टेस्ट। जी हाँ, और मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि आज प्रथम दिवस है और व्यवस्था में थोड़ी कमी तो है। यहाँ पर लोग खिड़की से लाइन लगे हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं सुबह से 8:30 बजे से 3 कैदियों का टेस्ट होना था, 1 बजने जा रहा है, अभी तक के इन लोगों का टेस्ट नहीं हो पाया है। कुछ देर पहले मैंने सिविल सर्जन साहब से बात लिया है तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का टेस्ट गर्भवती महिलाओं और कैदियों का सदर अस्पताल में ही होगा और वहाँ ये लोग जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं है और यहाँ आते हैं तो यहाँ ये लोग लाइन में खड़े हैं। आगे देखिए क्या व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है ये कोरोना का कहर ने थामा है शहर। इस कहर से कोई नहीं बच सकेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि आप सावधानी नहीं रखते हैं तो यदि अमीरों को कोरोना नहीं होता तो आज अमेरिका में किसी को कोरोना नहीं होता। यदि बड़े बड़े नेता लोग अगर कहेंगे कि हम लोग कोरोना से बच सकते हैं तो आज सबकी स्थिति वही है। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इसका बचाव सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब तक कि आप स्वयं नहीं बचेंगे आपको कोई नहीं बचा सकता। कैमरामैन नरेंद्र कुमार मिश्रा के साथ जिला बोकारो से। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज़।